हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैथ्स विद सुकीर्ति गौर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से ऑफ एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी बुक से। तो ये चैप्टर चल रहा है हमारा क्वाड्रिलेटरल्स। अच्छा, इसमें ट्राइंगल्स का भी यूज़ आ रहा है। पहले मैं सोची थी कि ज़्यादा यूज़ हम नहीं लेंगे, लेकिन ट्राइंगल्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। तो कहने का मतलब ये है कि क्वाड्रिलेटरल से पहले मैंने चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स और चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स, ठीक है, ये सारे के सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं साथ में। जो बच्चे अभी मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं उनको ये पता है कि हम चैप्टर 6 और चैप्टर 7 करने के बाद ही चैप्टर 8 पर पहुंचे हैं। तो दीज चैप्टर्स जो हैं, ये वाले जो हमने पढ़े हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी देखो यार, मेरे साथ अभी तक आपने 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक तो कर ही लिया है, तो आपको अंदाज़ा तो आ रहा होगा कि ट्राइंगल का जो कॉन्ग्रुएंसी वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है क्वाड्रिलेटरल्स में। अगर आपको ट्राइंगल्स अच्छे से आता है, कॉन्ग्रुएंसी अच्छे से आती है, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप आगे बहुत अच्छा करेंगे, सब कुछ समझ आ रहा होगा आपको। और लाइंस एंड एंगल्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने पढ़ा था वो है पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट और उसके एंगल्स, वो भी काफ़ी ज़्यादा काम आ रहा है इस वाले चैप्टर में। तो सारे चैप्टर्स ना एक दूसरे से जो है ना कनेक्टेड होते हैं। अगर आपने उनको पढ़ा हुआ है, पुराना पिछला जानते हैं, तो ऑफ कोर्स ही बात है, आपको फ़ायदा तो मिलेगा। अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं अभी कि आप जाके मेरे चैनल पे क्या देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 6 को भी देख सकते हैं और चैप्टर नंबर 7 को देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप जाके क्लिक करके पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आराम से बैठ के देख सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 5, show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles then it is a square। बोला गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल से हमारा मतलब क्या होता है भाई? 4 साइडेड फिगर है। और आपको पता ही है, जैसा कि आप जानते हो कि मैं टेढ़ी मेढ़ी फिगर बनाने में बिल्कुल माहिर हूँ, मुझसे सीधा कोई चीज़ बनती नहीं है। तो मैंने इस तरीके से बड़ी जद्दोजहद के बाद एक ही क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है? डायगोनल्स आर इक्वल, तो इक्वल डायगोनल्स बना लेते हैं भाई, ठीक है। ये एक डायगोनल हो गया आपका और ये दूसरा डायगोनल। अरे ये डायगोनल ना जाता ही तो नहीं है ये सही जगह पे। ये देखो, ये आ रहा ओ भाई चला गया, ठीक है। तो ये डायगोनल्स जो आपके सामने दिख रहे हैं ये इक्वल बोले गए हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है इधर वाली साइड और इधर वाली साइड इक्वल मानी जाएगी और इधर वाली साइड और इधर वाली साइड इक्वल मानी जाएगी। बाइसेक्ट का मतलब यही है। एट राइट एंगल मतलब हर एंगल जो बीच में बन रहा है वो क्या होना चाहिए? वो राइट एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो अब ये हो गई है, तो यहाँ पे अब नेमिंग कर देते हैं हमारे क्वाड्रिलेटरल की, ए बी और सी और डी। आप कुछ और भी डाल सकते हैं, पी क्यू आर एस। जिंदगी में अलग अलग जो है रंग आने चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है ये मोनोटोनस बोरिंग सा ए बी सी डी लेना है। ई एफ जी एच रख लो, लेकिन फिर बोलने में उतनी मुश्किल आएगी। ई एफ जी एच है ना, एम एन ओ पी कुछ भी लग सकते हैं। चलो यहाँ से शो करना है हमें कि ये क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें किन बातों को, किन पॉइंट्स को जो है प्रूफ करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ कि स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा कि जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी सारी साइड्स इक्वल आ रही हैं। साथ ही साथ उसको दिखाना पड़ेगा कि वो एक पैरेललोग्राम है। क्या है? एक पैरेललोग्राम है भाई। पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और साथ ही साथ ऑल एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल हो जाते हैं। इन 3 बातों को प्रूफ करने पर आप कह पाएंगे कि सामने वाला क्वाड्रिलेटरल क्या है? स्क्वायर है। समझ में आई बात? तो हमें क्या क्या करना है? एक सारी साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है, पैरेललोग्राम बताना है इसको, और साथ ही साथ सारे एंगल्स को 90 डिग्री का दिखाना है। ये हो गया तो क्वेश्चन समझो हो गया। तो सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं ना, हमको ये बातें मालूम होनी चाहिए कि भाई हमें एक्चुअली में करना क्या है इस क्वेश्चन में, है ना। प्रूफ करने बोल दिया स्क्वायर है, लेकिन उसके लिए हमें प्रॉपर्टीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है और इंट्रो वीडियो में ये हम सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले ना हम इन 2 ट्राइंगल्स को लेते हैं, ए और ये बीच वाले सेंटर वाले पॉइंट को हम ले लेते हैं ओ, ठीक है। ए ओ डी और ए ओ बी, ठीक है। तो टेकिंग ट्राइंगल ए ओ डी और दूसरा ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है। इन दोनों को करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो कैसे करना है? सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा होगा कि ओ डी और ओ बी इक्वल है। साइन बनाया हुआ है मैंने ये वाला, ठीक है, क्योंकि डायगोनल्स क्या कर रहे थे? एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे थे। तो ओ बी और ओ डी क्या है? एक दूसरे के इक्वल। तो ओ डी इस ट्राइंगल से है और ओ बी उस ट्राइंगल से है।
शाबाश। अच्छा, दूसरी चीज़ जो इक्वल दिख रही है वो क्या है, वो है ये एंगल 90 डिग्री का। तो एंगल AOD और एंगल AOB, एंगल AOD इक्वल है एंगल AOB के। अच्छा, साइड में रीजन भी लिखते जाते हैं, डायगनल्स बाइसेक्टेड, ठीक है, डायगनल बाइसेक्टेड, डायगनल से बाइसेक्ट किया था। AOD और AOB इक्वल है, क्यों है यहाँ पे लिखेंगे डायगनल्स बाइसेक्टेड एट 90 डिग्री। उन्होंने किस पे बाइसेक्ट किया था, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट किया था, इसीलिए AOD और AOB किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। क्लियर हो गई। अच्छा, थर्ड थिंग क्या इक्वल है, ये दिख रही है OA जो है उनके बीच में क्या है, कॉमन है, तो OA इक्वल्स टू OA और बगल में लिख दो कॉमन साइड, ठीक है, या कॉमन, ठीक। अच्छा, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी काम कर रही है भाई, S बीच में एक एंगल A और फिर से S, तो SAS कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू हमारे ये दो ट्राइंगल्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय SAS रूल ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल AOB के। अच्छा, जैसे ही दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं हमें किस पे पहुंचना है, CPCT पे। लेकिन CPCT का इस्तेमाल यहाँ पे किस चीज़ के लिए होगा, ध्यान से देखना कि जो AD साइड थी और जो AB साइड थी, ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग है ना, दोनों ट्राइंगल के पार्ट्स पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों अब क्या हो जाएंगी, करस्पॉन्डिंग पार्ट CPCT से क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AD इक्वल हो चुका है AB के। ये हमारा मेन यहाँ पे पॉइंट आ गया, ठीक हो गई बात। अगर ये यहाँ पे हमारा आ गया है तो अब आप एक बात बताओ कि यही चीज़ मैं यहाँ से इसके लिए करती हूँ, अगर AOB और BOC के लिए, तब भी क्या होगा, वही चीज़ भाई, ये वाली साइड इसके इक्वल है, बीच का एक एंगल इक्वल है और फिर से एक OB जो है कॉमन है, तो क्या आ जाएगी फिर, AB इक्वल आ जाएगी, ये AB इक्वल आ जाएगी BC के। सही बोल रही हूँ ना मैं भाई, ये सेम प्रोसीजर जो अभी हमने साथ में किया है, ये सारा का सारा आपको इन दो ट्राइंगल्स के साथ करना है। कौन कौन से, AOB और BOC के लिए। तो आपके सेम कॉन्ग्रुएंसी SAS से आपकी AB इक्वल आ जाएगी BC के। अच्छा, ये हो गया, फिर उसके बाद एक और चक्रा घूम जाओ, एक और टर्न ले लो थोड़ा सा, ठीक है। टर्न किसके साथ लिया जाएगा, अब लिया जाएगा BOC के साथ। नेक्स्ट वाला ट्राइंगल कौन है, COD। इन दोनों को भी आप लोगे तो ध्यान से देखो, S बीच में एक एंगल 90 डिग्री का और दोबारा एक S, ठीक है। तो SAS से फिर दोबारा से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ऐसा कर करके तो जब AB इक्वल्स टू AD पहली बार में आ गई यहाँ पे, ठीक है, फिर दूसरे बार में AB इक्वल आ जाएगी BC के, फिर BC इक्वल आ जाएगी DC के, और फिर एक और बार आप COD और AOD को लोगे तो CD इक्वल आ जाएगी AD के। तो कुल मिला के ये सारी की सारी साइड, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो ये फ्लावर, ये जो फ्लावर बन रहा है ना, ये फ्लावर आपको बता रहा है कि ये सारी की सारी साइड्स जो हैं वो क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी। तो सारी की सारी साइड जब एक दूसरे के इक्वल आ रही तो वो क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर। तो क्या यहाँ पे ये सारा मतलब जो मामला मैंने बोला है ये झमेला सब करके दिखाना है, नहीं। आप सीधा क्या लिख सकते हो, सिमिलरली ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC, ठीक है। फिर उसके बाद लिख दो ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल COD, ठीक है। फिर लिख दो ट्राइंगल COD एंड ट्राइंगल AOD। तो टेकिंग ऑल दीज पेयर्स, है ना, एंड प्रूविंग देम कॉन्ग्रुएंट बाय SAS रूल, ठीक है। वी विल गेट, ऐसा लिख देंगे आप, वी विल गेट AD इक्वल्स टू AB तो मिल गया था ना हमें, सॉरी AD इक्वल्स टू AB तो ऑलरेडी मिल गया यहाँ पे, ये वाला है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट हम इन तीनों को लेंगे तो क्या मिल जाएगा, AB इक्वल्स टू BC इक्वल मिल जाएगा DC के, और DC इक्वल मिल जाएगी AD के। एंड वी ऑलरेडी हमें क्या पता था कि AD इक्वल है AB के, AD इक्वल्स टू AB है। सो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, एक इंसर्ट में एक नया पेज ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा,
ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए मिल जाएगा। ठीक हो गई बात। आपको सिर्फ यहाँ से लिखना है यहाँ तक। क्लियर है? सिर्फ इतना लिखने से आप बच जाओगे ये सारा मेथड दोबारा दोबारा इन चारों ट्राइंगल के लिए, तीनों पेयर के लिए करने से। ठीक है ना? लेकिन ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको कोई भी मिस नहीं करेगा, क्योंकि अदरवाइज फिर एग्जामिनर कैसे समझेगा कि आप कैसे इन चारों को इक्वल बोल रहे हो। ठीक है? तो सिमिलरली हम अगर ये 3 पेयर लेते हैं बाय टेकिंग दीज 3 पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स एंड प्रूविंग देम कॉन्ग्रुएंट बाय SAS रूल, वी विल गेट AB इक्वल्स टू BC, BC इक्वल्स टू DC, DC इज इक्वल्स टू AD एंड वी ऑलरेडी नो AD इक्वल्स टू AB। hence AB equals to BC is equals to CD is equals to ADA। so hence ऐसे लिख दो, hence ABCD is a square। ठीक है? स्क्वायर के लिए हमने सारी साइड इक्वल प्रूव कर दी। अब सेकंड चीज जो हमें प्रूव करनी है वो क्या है? दिस इज अ पैरेललोग्राम। क्या प्रूव करना है? कि पैरेललोग्राम है। ठीक है? तो पैरेललोग्राम के लिए हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना। इसमें हम ये करेंगे कि हम ना ये 2 ट्राइंगल लेते हैं, एक तो AOD और दूसरा लेते हैं BOC। ठीक है? अब मेरे को ना यहाँ पे रब करना ही पड़ेगा, पहले मैं सोची थी रब ना करूँ, लेकिन आपके पास वीडियो रहेगी, आप चाहें तो कभी भी इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है? तो घबराना नहीं है कि मैंने जो है मिटा दिया, और कोई भी मेरे से नाराज़ नहीं होगा कि मैंने मिटा दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि आप इस वीडियो को रिप्ले करके आराम से कभी भी उतार लेंगे। ठीक है? ये स्कूल वाला तो है नहीं कि मैम अभी मत मिटाना, अभी मत मिटाना, अभी तो हम कहाँ ही हैं, फर्स्ट लाइन पे हैं। चलो भाई, तो यहाँ से आप सेकंड वाला जो पैरेललोग्राम वाला है उसको प्रूफ करते हैं। ठीक है? तो मैंने कौन कौन से ट्राइंगल लेने बोले? AOD और BOC। तो यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। ठीक है? अब इनके पास क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, देखना है ना हमें। तो एक तो ये वाली साइड इक्वल है इसके, तो AO इज इक्वल्स टू OC, तो AO इक्वल्स है OC के। बीच में एक एंगल इक्वल है, दिख रहा होगा आपको, वर्टिकली ऑपोजिट भी बोल सकते हो या फिर 90 डिग्री का एंगल है, ये भी बोल सकते हो। ठीक है? तो जो मर्जी चाहे बोलो, इक्वल तो है ही वो। ठीक है? तो यहाँ से बोलते हैं एंगल AOD इक्वल है एंगल BOC के, इक्वल है किसके? 90 डिग्री के। अच्छा, AO इक्वल्स टू OC में क्या आ जाएगा? डायगोनल्स बाइसेक्टेड। डायगोनल्स ने क्या किया था? बाइसेक्ट किया था, बाइसेक्टेड। ठीक है? यहाँ पे लिख देंगे डायगोनल्स बाइसेक्टेड एट 90 डिग्री, बाइसेक्टेड एट 90 डिग्री। क्लियर है? और थर्ड थिंग जो इक्वल है वो क्या है? अगेन आपको दिख रही होगी OD और OB इक्वल है। ठीक है? तो क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, तो OD इक्वल है OB के, तो यहाँ पे सेम यही वाली लाइन आएगी, डायगोनल्स बाइसेक्टेड। ठीक है? तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है? अगेन हमारी लग रही है SAS। ठीक है? तो SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से अगेन हमारे जो ये सामने आमने वाले ट्राइंगल हैं, ये दोनों के दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा, ये हमने क्यों किया है आपको पता चलेगा। तो ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल BOC के बाय SAS रूल। ठीक है? इसके वजह से क्या हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है ना AOD का, वो इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के, OBC एंगल के, जो कि ट्राइंगल BOC से। ठीक है? करस्पॉन्डिंग पार्ट से, है ना। और सिमिलरली ये OAD इक्वल हो जाएगा OCB के। अगेन ये क्या है? सॉरी अगेन ये क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। ठीक है? मेरे दिमाग से भी स्किप हो जाता है क्या बोलना है कभी कभी। तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय CPCT एंगल OAD, ये वाला एंगल, ठीक है, इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के, एंगल OCB के, एंगल OCB के। ठीक है? और सेकंड चीज जो इक्वल होगी वो क्या है? एंगल ODA इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के, एंगल OBC, एंगल OBC। अब जो है मेन पॉइंट आता है वो क्या है? क्या आपको ये लाइनें दिख रही हैं AD और BC, है ना, और उनके बीच में ये वाली लाइन जो है वो एज अ क्या कर रही है? ट्रांसवर्सल एक्ट। तो हमने क्या बोला कि AD और ये रही हमारी BC, ये दो लाइन से इनके बीच में BD एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है। और जब ट्रांसवर्सल और लाइन के बीच में जो एंगल्स हैं, है ना, एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अभी बोला मैंने O कहाँ के? ये यहाँ पे है ना O, तो OBC और ODA,
ये देखो OBC और ODA ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो ऐसे एंगल्स जो दिख रहे हैं आपको दो लाइंस के बीच में, इस तरीके के एंगल, इनको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब भी दो लाइन के बीच में इक्वल आ रहे हो, इसका मतलब वो दो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है, ये बात क्या है, हमारी लाइंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर से, तो इसको ज़्यादा इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, AD ऐसे लिखते हैं, फॉर AD एंड BC, ठीक है, BD इज अ ट्रांसवर्सल, BD इज अ ट्रांसवर्सल, है ना, ट्रांसवर्सल, एंड एंगल ODA एंगल OBC आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स as they are equal, क्योंकि वो क्या है, इक्वल हैं, so AD is parallel to BC, ठीक है। AD किसके पैरेलल हो जाएगी, BC के। और सिमिलरली ये वाला देख लिया होगा, OA, ये वाला जो है OAD और OCB ये भी इक्वल थे, तो इस वजह से ये लाइंस क्या हो जा रही हैं, AD और BC पैरेलल हो जा रही हैं। क्लियर बात हो गई। सिमिलरली कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे, ये वाला AOB और COD, तो इसमें भी SAS से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाएगी। तो फिर उसके बाद करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल आ जाएगा, तो AB और DC भी क्या हो जाने वाली हैं, पैरेलल हो जाने वाली हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ कि सिमिलरली, ऐसे लिखते हैं। तो मुझे लगता है नेक्स्ट पेज पे अब जाना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट पेज कहाँ था हमारा, ये रहा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम वाले सेक्शन में लिख रही हूँ मैं, इसको अभी भूल जाओ, ये अभी मत देखना इसको। ठीक है, तो पैरेललोग्राम वाले सेक्शन में क्या लिख रही हूँ, सिमिलरली, अपनी कॉपी में आप इसी तरीके से उतारिएगा, सिमिलरली टेकिंग कौन कौन से ट्राइंगल हैं ये, AOB और COD। ठीक है, AOB, टेकिंग ट्राइंगल AOB एंड triangle COD, we will get, कौन कौन सी लाइन्स हैं ये, AB and DC parallel, we will get AB and DC parallel। ठीक है, and when, या यहाँ पे लिख दो, when opposite sides are parallel, hence इट इज़ अ पैरेललोग्राम। क्या हो जाएगा ये, इट इज़ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ऑपोजिट साइड हम क्या लेके आ गए, पैरेलल लेके आ गए। लेकिन हर बार देखो, आपको अगर ये कॉन्ग्रुएंसी दिखानी नहीं है ना दोबारा, जैसे हमने यहाँ पे इसके लिए किया, AOD और BOC के लिए हमने किया, वैसे ही मैंने बोला था, AOD और BOC के लिए किया था हमने ये सामने, और अब हम AOB और DOC के लिए करने वाले थे। ठीक है, AOB और DOC के लिए करने वाला था। अगर आपको सारी की सारी ये बातें दोबारा नहीं लिखनी है, तो आप सीधा क्या लिख सकते हो कि सिमिलरली हम क्या लेंगे, ये दो ट्राइंगल लेंगे और उनको पैरेलल आ जाएंगी, तो वहां से हमारा ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट भी हमारा अभी तक प्रूफ हो चुका है, फर्स्ट पॉइंट हो चुका है, सेकंड पॉइंट हो चुका है। अब बस थर्ड पॉइंट बचा है कि ऑल एंगल्स मुझे 90 डिग्री दिखाने हैं। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगी इसको प्रूफ, ध्यान से देखना। अगेन मैं इसको यहाँ से मिटा रही हूँ। ठीक है, यहाँ से मिटा देते हैं इसको। सिंस अब 2 पॉइंट हमारे प्रूफ हो चुके हैं, तो हम उसका सहारा ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फटाफट चलो, तो अब हमें प्रूफ करना है लास्ट पॉइंट, ऑल एंगल्स 90 डिग्री। तो आप मुझे बताओ, ये अभी तक आपके सामने जो बनाया है मैंने, ये अभी तक क्या प्रूफ हो चुका है कि ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, और जैसे ही मैंने इसको पैरेललोग्राम बोला, इसके पास सारी वो शक्तियाँ आ जाएंगी जो पैरेललोग्राम के होती हैं। तो क्या होती हैं कि दो पैरेलल लाइन से, कि भाई जब AD पैरेलल थी BC के, ठीक है, इस तरीके से पैरेलल है, और BD उसके लिए ऐसे ट्रांसवर्सल जा रही है, तो आप मुझे एक बात बताओ कि दो पैरेलल लाइन के बीच में, ठीक है, इस तरीके से है ना, ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में ऐसे तरीके से एंगल जो एक ही साइड पे एंगल्स पड़ते हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं, इनको नाम हम देते हैं को इंटीरियर एंगल्स का। ठीक है, इसका मतलब दो पैरेलल के बीच में ये वाला और ये वाले एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि को इंटीरियर की खासियत क्या है कि सम जो है 180 डिग्री होता है। तो सिंस AD इज पैरेलल टू BC, यहाँ से देखेंगे, सिंस AD इज पैरेलल टू BC एंड AB इज पैरेलल टू DC, AB भी तो पैरेलल है DC के। ठीक है, सो
एंगल डी एंड एंगल सी, एंगल डी एंड एंगल सी आर को इंटीरियर एंगल्स। कैसे एंगल्स हैं? को इंटीरियर एंगल्स हैं। सो नहीं यार, ये कितनी बार सो आ रहा है, सो मत जाना, सो बोल बोल के पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है। सो दीज आर को इंटीरियर एंगल, एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के, ठीक है। और एंगल डी और एंगल सी अगर 180 डिग्री के इक्वल है तो इससे पहले हमें एक काम और करना पड़ेगा। देखो डी और सी इक्वल्स टू 180 डिग्री तो मैंने लिख दिए हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ याद आई, वो क्या है कि डी और सी को इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। डी और सी को इक्वल होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम जब अगर ये इक्वल होते तो मैं x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डालती है ना, और 2x इज इक्वल्स टू 180 करके मैं x की वैल्यू 90 डिग्री लेके आ जाती। यही तो हम करते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसा किया, लेकिन अभी तक अफसोस हमारे पास डी और सी इक्वल है इसकी जानकारी नहीं है। तो अगर कोई चीज़ हमारे पास इक्वल नहीं है तो उनको इक्वल लेके आ जाते हैं। तो एंगल डी और एंगल सी के लिए हमें दो ट्राइंगल्स को लेना पड़ेगा। कौन कौन से ट्राइंगल मैं ले रही हूँ ध्यान से देखना। मैं लेने वाली हूँ ट्राइंगल ए डी सी, और मैं लेने वाली हूँ ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है, क्योंकि सी और डी पढ़ रहे हैं इन्हीं दो ट्राइंगल्स में। तो ए सी डी और बी सी डी को हम ना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ? देखो ए पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हैं, तो ए डी और बी सी जो है वो इक्वल हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि क्या होती है ऑपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। इतनी जानकारी होनी चाहिए आपको। अच्छा, सेकंड चीज़ जो इनके पास इक्वल है वो क्या है? डी सी जो है वो कॉमन है, डी सी जो है वो क्या है? कॉमन है, तो इसका रीजन यहाँ पे लिख दिया हमने कॉमन, ठीक है। और थर्ड थिंग, ए सी और बी डी जो डायगोनल्स है वो पहले से ही इन्होंने क्या दे रखा है? इक्वल दे रखे हैं। तो ए सी इक्वल्स टू क्या है? बी डी, ये यहाँ पे लिख दो गिवन। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी काम कर रही है यहाँ पे? एस एस एस। तो बाय एस 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 ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल बी सी डी के, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय सी पी सी टी एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी। तो एंगल डी और एंगल सी इन्हीं के पार्ट्स हैं, तो वो क्या हो गए? इक्वल हो गए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक ही उसमें आएगा। और अब यहाँ से हम ले लेते हैं भाई एंगल डी और एंगल सी हमारे पास इक्वल आ गए हैं, तो टेकिंग एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एक्स डिग्री, और ऐड करो x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ से क्या आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2, 90 डिग्री की वैल्यू आ गई। तो x इज इक्वल्स टू 90, हेंस एंगल d इक्वल्स टू एंगल c इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जैसे ही 90 डिग्री एंगल d और एंगल c आएंगे तो बस आप मुझे एक बार बताओ, एंगल d के ऑपोजिट कौन बैठा है? एंगल b। ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल है ना, और एंगल सी के ऑपोजिट कौन बैठा है? एंगल है, तो ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इससे सारे के सारे एंगल्स क्या आ गए? आपके 90 डिग्री के एंगल आ गए। तो यहाँ पे आप लिख लो, इसको हटाओ यहाँ से। चलो भाई पुटो, बहुत टाइम से यहीं पे जगह लिए खड़े हो, तो यहाँ पे लिखो, ऐसे लिखो यहाँ से, ठीक है। ऐसे ऊपर का साइन बना रही हूँ मैं, सीधा यहाँ से आपको ऊपर जाना है, आसमान में आ जाओ यहाँ पे। सो एंगल डी इक्वल हो जाएगा एंगल बी के, ठीक है, और एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल ए के। रीजन दे दो, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, आर इक्वल, ठीक है, समझ आ जाएगा। हेंस इट इज अ स्क्वायर, अब आप बिल्कुल हक के साथ लिख सकते हो कि भाई ये स्क्वायर है। तो देखो भाई, हाँ कितना टाइम लग गया यार। तो किसी भी क्वेश्चन को देखो प्रूफ करने के लिए ना, मेरा कहने का मतलब है हवा में प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक है। सारी बातों को प्रूफ करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रूफ का मतलब क्या है कि कहीं से भी आप गलत ना हो, है ना। ये नहीं कि सिर्फ ऑल साइड इक्वल बोल के आ गए और जी ये तो स्क्वायर हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ऑल साइड इक्वल वाला पैरेललोग्राम रोम्बस भी होता है, लेकिन रोम्बस में सिर्फ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते। तो प्लीज़ अपने आप को बिल्कुल क्लियर रखें कि किस क्वेश्चन में क्या क्या इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स A, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो ये एंगल A था ये बाइसेक्ट हो गया। तो अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल हैं। क्लियर है? शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। उसने बोला कि C को भी ये बाइसेक्ट करेगा। तो अगर ये 3 है और ये 4 है तो हमें प्रूफ करना है 3 और 4 इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले हम गिवन है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, है ना। और यहाँ पे लिख लेते हैं टू प्रूफ, फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है हमें कि एंगल 3 इक्वल है एंगल
4K। बात समझ आ गई? तो सबसे पहले तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप मुझे एक बताओ, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्या बोला गया है? पैरेललोग्राम। ठीक है, सिंस ये एक पैरेललोग्राम है, एज AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, तो AB किसके पैरेलल है भाई? CD के पैरेलल है। और ऐसे AC जो जा रही है, ऐसे जो AC पास कर रही है, वो क्या इसके लिए एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है। तो आप मुझे बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, ऑल्टरनेट। तो ये है एंगल 3, है ना। यहाँ पे ये C रहा, ये रहा C, यहाँ पे है ये D, यहाँ पे है A और यहाँ पे है B। तो ये वाला एंगल, एंगल 3 नाम दिया है हमने इसको, है ना, दिख रहा होगा आपको। और ये वाला एंगल इस तरफ पे एंगल 2 है। तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है? और सिमिलरली दूसरे तरफ पे कौन बैठा हुआ है? ये एंगल 4। इधर की साइड कौन है? एंगल 4। और इधर की साइड है एंगल नंबर 2। तो ये भी क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ आ रही है बात? क्योंकि AB इज पैरेलल टू CD। तो यहाँ पे लिखते हैं, एज AB इज पैरेलल टू CD, सो एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के, एंड एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। यहाँ पे लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है इस वजह से, ठीक है ना। अच्छा, जैसे ही एक दूसरे के इक्वल हो गए, ठीक है, तो अब आप मुझे एक बात बताओ, हमें क्या पता था? हमें गिवन ये था कि एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं है? ठीक है, तो एज वी नो, ऐसा लिखो, एज वी नो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। तो जब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं, है ना, तो इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। सिंपल सी बात है ना भाई, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल थे, तो ये एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या होने वाले? इक्वल, क्योंकि एंगल 1 के इक्वली तो एंगल 4 है और एंगल 2 के इक्वली तो एंगल 3 है। ठीक है, तो एज वी नो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, सो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। जैसे ही एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 आ गया, हमारा पॉइंट प्रूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो AC बाइसेक्ट्स एंगल C। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था बेसिकली। क्लियर हो गई ये बात? चलो अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? सेकंड पॉइंट है ABCD इज अ रोम्बस। तो आप देखना ये चीज़ को कि ABCD इज अ रोम्बस के लिए हमें प्रूफ करना पड़ता है कि अ पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल। रोम्बस का डेफिनेशन क्या है? रोम्बस की डेफिनेशन है कि अ पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल। तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? सारी साइड्स को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, तो हम बोल पाएंगे दिस इज अ रोम्बस। ठीक है, अभी आपने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा कि भाई एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल था और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आ गया। और हमें ऑलरेडी पता है कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 है और एंगल 1 कह रही हूँ, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 था और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 था। ये भी बात हमें मालूम थी, है ना, यहाँ से कि भाई ABCD पैरेलल है, तो वहाँ से हमारी ऑल्टरनेट के वजह से ये वाला पेयर आ रखा था। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑलरेडी था, ये हमने जो है प्रूफ कर दिया। तो आप यहाँ से ये देख पा रहे हो कि ये सारे के सारे एंगल्स से एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, ये सारे के सारे एंगल्स जो है एक दूसरे के इक्वल हैं। क्या कहने का मतलब है कि 1 इक्वल्स टू एंगल 2 था। फॉर सपोज मैं इसको ना ऐसे लिख लेती हूँ कि 1 जो है वो 30 डिग्री का है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि 1 जो है 2 के इक्वल है, तो ये भी 30 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, 2 जो है वो 3 के इक्वल है, तो ये भी 30 डिग्री होना चाहिए। और 3 जो है वो 4 के इक्वल है, तो ये भी 30 डिग्री होना चाहिए। तो कुल मिला के इन सारे पॉइंट से बात ये बन रही कि ये सारे के सारे जो एंगल्स है ना, वो एक दूसरे के क्या है? इक्वल हैं। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, दे ऑल आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, दे ऑल आर इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ से इसको मिटा देते हैं, ऐसे लिखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, और अब आते हैं इन ट्राइंगल ABC। अब आप मुझे बताओ, अगर एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट साइड्स भी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, कि भाई साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABC एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, सो AB इक्वल्स टू BC। ठीक है, यहाँ पे लिख दो, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब दूसरी तरफ आ जाओ, इन ट्राइंगल ADC
ADC, अगेन वही चीज़ हो जाएगी भाई, ADC में भी क्या है कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 है, ठीक है, ये इसके लिए कर रही हूँ मैं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा भाई, साइड्स ऑपोजिट उनके जो होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, तो AD इज इक्वल्स टू DC, ठीक है। सो AD इक्वल्स टू DC, ये क्या लिखना है यहाँ पे, अगेन वही चीज़, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो कुल मिला के अभी तक क्या आ गया है कि AB BC के इक्वल आ गई है और AD DC के इक्वल आ गई है, लेकिन अभी तक हम ये नहीं बोल पाए हैं कि ये चारों के चारों एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है, ये चारों के चारों एक दूसरे के इक्वल हैं, ये नहीं बोल पाए, हमने बोला AD इक्वल्स टू DC और AB इज इक्वल्स टू BC, लेकिन अब बोलेंगे, ठीक है, सिंस इट इज़ अ पैरेललोग्राम, सो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, भाई ऑपोजिट साइड इक्वल होती है ना पैरेललोग्राम में, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, हेंस कौन किसके इक्वल हो जाएगी भाई, AB किसके इक्वल हो जाएगी, DC के, ठीक है, और BC किसके इक्वल हो जाएगी, AD के, और AB किसके इक्वल है ऑलरेडी BC के, और AD किसके इक्वल है DC के, तो ये चारों के चारों इक्वल किसके हो जाएंगी, एक दूसरे के हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पे लिखो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, समझ में आ गया होगा, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्या है कि AB BC के इक्वल था, AD DC के इक्वल था, ठीक है, तो AB सिंस BC के इक्वल है तो यहाँ AB की जगह जरा BC डालो तो BC DC इक्वल हो जा रहे हैं, BC DC इक्वल हो जा रहे हैं, ठीक है। वैसे BC की जगह आप क्या डाल लो, AB डाल लो यहाँ पे, तो AB भी AD के इक्वल आ जा रही है, तो सारी साइड कुल मिला के एक दूसरे के क्या आ जा रही है, इक्वल आ जा रही है, ठीक हो गई बात। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना, साफ साफ ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं करने वाली थी लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, चिंता मत करो, नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड बोथ ऑफ द सॉल्यूशंस प्लीज लाइक द वीडियो, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दीज 2 questions or any another question to ask, please comment me in the comment box. Till then, take care, bye bye and keep practicing.